हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis is a process of breaking down of one glucose molecule into two molecules of pyruvic acid. ग्लाइको ग्लूकोज से लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। So breakdown of glucose is called as glycolysis. एक ग्लूकोज स्प्लिट होके दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस को पहले डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने। वो है एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। जस्ट ए मिनट। ओके, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, ये तीनों ने ये प्रोसेस को डिस्कवर किया था। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस इज अदरवाइज नोन एज ईएमपी पाथवे। क्लियर? ये प्रोसेस बोथ एरोबिक एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है। इसका एरोबिक एनारोबिक से कोई मतलब नहीं। हर एक सेल में, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता रहता है। क्लियर? ओके, तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। सो इसमें टोटली 10 स्टेप्स हैं, जिसमें से 3 कैटेगरी किया गया है। एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्प्लिटिंग एंड लास्ट वन इज जेनरेशन फेज। मतलब पहले एटीपी इन्वेस्ट होगा एंड लास्ट को एटीपी जनरेट होगा। सो पहला स्टेप जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ये स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है इसके 6 नंबर कार्बन एटम पर। तो ये बन जाता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हो गया। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। इसको ग्लूकोकाइनेज भी बोल सकते हो, नहीं तो हेक्सोकाइनेज बोल सकते हो।
ये जो फॉस्फेट किसने दिया, यहाँ पे एटीपी ने एक फॉस्फेट दिया, यहाँ पे ऐड हो गया एंड ये बन गया एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप इज isomerization step. The step is called isomerization. क्या है ये आइसोमराइजेशन? ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज, so glucose 6 phosphate will be converted to fructose 6 phosphate by an enzyme phosphoglucoisomerase. अब आते हैं थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप है आपका फॉस्फोराइलेशन स्टेप। अगेन फर्स्ट स्टेप का रिपीट, फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे 6 नंबर में एक फॉस्फेट है। अब क्या होगा, एटीपी से एक फॉस्फेट आके इसके नंबर 1 कार्बन आइटम से जुड़ जाएगा। तो ये हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फर्स्ट कार्बन आइटम पे और 6th कार्बन आइटम पे 2 फॉस्फेट जुड़ गए। तो ये हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप जो कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, इसमें क्या होता है, ये फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट ये स्प्लिट करता है, ब्रेक होता है, आधा आधा हो जाता है। मतलब एक कीटोन ग्रुप होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एल्डिहाइड ग्रुप को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पूरा बिल्कुल आधा आधा हो गया बाय द एंजाइम aldolase एंड ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों आइसोमर्स हैं। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट now can be converted to glyceraldehyde 3 phosphate. So we will get 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. So next step हमको मिल गया 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. So दो रिएक्शंस एक साथ होगा। ये जो स्टेप है इसमें क्या होता है ना, एक साथ ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड होता है। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है ये क्या हुआ, ये नॉन एंजाइमेटिक है। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन है इसको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। सो ये बन गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड था यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी एल्डिहाइड रिड्यूस होता है, सॉरी, जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है उससे, ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ पे एक फॉस्फेट और जुड़ गया है, 3 नंबर में एक फॉस्फेट था, अभी नंबर 1 कार्बन आइटम में और एक फॉस्फेट है।
सो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट इज नाउ डीफॉस्फोराइलेटेड। डीफॉस्फोराइलेटेड क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, डीफॉस्फोराइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। सो इसमें से ये वाला जो फॉस्फेट ये रिमूव हो जाएगा एंड ये जाके जुड़ जाएगा एडीपी से। एडीपी अब बन जाएगा एटीपी। सो ये जो रिएक्शंस चल रहे हैं, दो दो रिएक्शंस एक साथ चल रहे हैं क्योंकि हमें दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिला था। सो यहाँ पे हमें दो एटीपी मिल गए। सो ये हो गया अभी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप में ये एक आइसोमराइजेशन स्टेप होता है। मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, बस 3 नंबर कार्बन आइटम से फॉस्फेट निकलकर 2 नंबर में जुड़ जाता है। सो 3 phosphoglycerate is now converted to 2 phosphoglycerate by the enzyme phosphoglycerate mutase. Next, 2 phosphoglycerate is dehydrated. Dehydrated मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें से एक H2O निकल जाता है in the presence of enzyme enolase. As a result, ये बन जाता है फॉस्फोइनल पाइरूवेट। Then last step is your dephosphorylation. Phosphoenol pyruvate से by the enzyme pyruvate kinase एक फॉस्फेट जो रहता है वो रिमूव हो जाता है। ये फॉस्फेट चला जाता है एडीपी को एंड एडीपी बन जाता है अभी एटीपी। बाकी जो रहा वो बन गया आपका पाइरूवेट। सो हमारे पास दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, सो हमें एट लास्ट 2 पाइरूवेट मिलेगा। सो फाइनली यहाँ पे 2 एटीपी मिला। इससे पहले देखो यहाँ पे भी 2 एटीपी मिला। कितना हो गया? 4 एटीपी जनरेट हुआ। पहला स्टेप में एक एटीपी हम यूज किए थे, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ था और तीसरा स्टेप में भी एक एटीपी यूज हुआ था। टोटली 2 एटीपी यूज हुआ था एंड ये 4 एटीपी बन गया। सो नेट गेन एटीपी कितना हुआ अभी? 4 - 2 नेट गेन हुआ 2 एटीपी। एंड हमें इससे पहले जो स्टेप है NADH2 मिला है 2। देखो यहाँ पे 2 NADH2 मिला है। Each NADH2 gives 3 ATP during oxidative phosphorylation. सो 2 NADH2 है तो टोटली हमको मिलेगा यहाँ पे 6 ATP। ये 6 एंड वहां पे 2 ATP। फाइनली we will get 8 ATP from the glycolysis process. आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।